यशवीर सिंह सोराण चुनावी मैदान में हैं और उनसे ज़रूर बात करें कि क्या कुछ चुनावी माहौल है और उनको क्यों टिकट दिया गया और क्यों वो राजनीति में आए अपनी आर्मी की सर्विस के बाद। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा और आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर पार्टी चुनने के वक्त जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था, हर बार जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं वो जब अपना कोई चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं, बाकी बनाते हैं, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ को उसमें शामिल कर लेते हैं। बट ये मेरा एक छोटा सा रूरल एरिया जिसको हर बार हर पार्टी छोड़ देती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई नेशनल पार्टी इसको इस लेवल पर सोच सकती है कि यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की चीज़ों को अच्छे से समझ सके। जेजेपी उनमें से एक ऐसी पार्टी है जो धरातल से जुड़ी हुई है। ये ताऊ की पार्टी है और उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पहले जेजेपी की विधायक रही हैं श्रीमती नैना चौटाला जी, लेकिन यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उनको लेकर और जेजेपी पार्टी का जो एक तरह से यहाँ पर वर्चस्व रहा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थित हुए, उसके बाद यहाँ के लोग नाराज़ हुए और उस तरह कुछ रुझान देखने को मिला लोकसभा चुनाव में भी। और जब उन्होंने समर्थन दिया था तो उसके बाद लोग नाराज़ हुए थे, तो उनको कैसे कन्विंस कर सकते इस बार? इसमें मेरा ये मानना है कि जितना अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से बाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने या किसी भी नेता ने आज तक उतना फंड रिलीज़ करवाया है जितना इस एरिया के लिए हुआ है। कितना पैसा लगाया गया इस विधानसभा सीट पर? अगर आप ज़्यादा नहीं तो ये 500 से और 600 करोड़ के बीच की परियोजनाएं थी, जिनमें से जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं मानूँ, अगर ये बेल्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में पानी की है, क्योंकि पानी हमारा कुछ क्षेत्र में जो ऊपर वाले एरिया हैं उनमें ख़राब हो रहा है, पीने का भी पानी है। और ये एक विजनरी या एक ऐसा लीडर ही कर सकता है कि जिसने आगे की सोची कि अगले 50 साल में हमारे आने वाली जनरेशन को हम क्या जवाब देंगे कि हमारे पास पानी भी नहीं है पीने का। तो सबसे बड़ी परियोजना जो कि निमड़ बडेसरा के वहाँ पे की गई है और इसको इसी मद्देनज़र रखा गया कि अगले 50 साल तक हमें पानी पीने के लिए मिलता रहे। आपका क्या कुछ प्रॉपर विजन है आने वाले भविष्य को लेकर? इसके बारे में पार्टी से जो तय हुआ है और हम अलाइन हैं, तभी मैं इस पार्टी में आया हूँ। तो मैंने एक 17 पॉइंट के अपने कुछ विज़न यहाँ पे रखे हैं, जिनको खासकर अगर मोटी कैटेगरी में बांटूँ तो मैं 4 सबसे बड़ी मोटी कैटेगरी। अगर आप देखें तो यहाँ हर घर से एक फौजी है, कई कई घरों में तो 3 है। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हमारा एक टाइम था कि हम तीनों बाप बेटे एक ही जगह पे पोस्टेड थे और फौज में थे। पिताजी भी मेरे आर्मी में थे, भाई भी आर्मी में था और मैं भी आर्मी में था। तो ये मान के चलो कि हर घर से फौजी दिया। तो मेरा कुछ है कि यहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लान हैं जो आने वाले टाइम के हिसाब से हम बताते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे, उनके ऊपर फोकस है। दूसरा है हमारे युवाओं के लिए कि हमारे जो युवा हैं यहाँ के क्षेत्र के हिसाब से उनको सुविधाएं अभी नहीं कर पाए और कुछ परियोजनाएं जो इस बार हुई हैं, अगर हम देखते हैं कि ये ब्रेक हो जाता है और कोई दूसरी पार्टी का कैंडिडेट या और कुछ जीतता है तो वो परियोजनाएं सिरे नहीं चढ़ेंगी, जो हमारे लिए नुकसान है। तो इसमें सबसे बड़ा है पिचोपा में जो बन रहा है, कम से कम भी हमारा सिंथेटिक ट्रैक का एक ग्राउंड बन रहा है जो हमारे युवाओं के लिए, और खासकर ये कौन नहीं जानता कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक लाते हैं हमारे खिलाड़ी। तो अगर उनको अच्छे से बचपन से सही सुविधाएँ मिलेंगी तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे वो। दूसरा है युवाओं का कि उनको रोज़गार के जो माध्यम हैं वो गिने चुने ही बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री और उन सब चीज़ों का अभाव है। हम नहीं चाह रहे कि उन चीज़ों को बढ़ाया जाए, बट रूरल टूरिज़्म है, एक नया कॉन्सेप्ट है। हम एनसीआर के बिल्कुल एंड पे बैठे हैं। दिल्ली में लोग हमेशा उस वीकेंड को ढूंढते हैं। हम चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए और युवाओं को एक नया मौका दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो आगे आएँ। और ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में, बट उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। कर्नल साहब, लगातार हरियाणा सरकार कह रही है कि हम युवाओं के लिए रोजगार जो हैं वो एक तरह से यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। वही कांग्रेस लगातार उनके ऊपर हावी होती नजर आ रही है और ये जो जेजेपी का जन समर्थन है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो लगातार छिटकता जा रहा है पार्टी से। उसको उठाने का सबसे बड़ा जो कार्यकर्ताओं पर जो बोझ है उसको आप किस तरह से कम करने की कोशिश करेंगे और अपने जो फील्ड है उसमें कैसे यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचेंगे? देखिए, जो लहर और इन चीज़ों की बात है कि कांग्रेस बोले कि लहर है या कुछ है, तो ऐसा कुछ अगर था भी तो उनकी जो टिकट वितरण वाली जो सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि उन्होंने उसी टाइम पे उन चीज़ों को कम कर लिया। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने अच्छा अगर काम किया भी है तो उनको अभी जो काम किया था तो उनको अपने कैंडिडेट्स बदलने क्यों पड़े? अपने उन्हीं कैंडिडेट्स को क्यों नहीं आगे लाए अगर उनको इतना भरोसा था तो? जेजेपी की क्या है कि जेजेपी ने अगर
बीजेपी को उस टाइम पे समर्थन दिया था, तो उसकी एक पहल थी कि हमारा जब तक भाई एक बात है, वो सरकार जिसमें बन रही थी, अगर स्थिर सरकार उस टाइम पे नहीं बनती तो भी उसका रिजल्ट क्या निकलता। कहीं ना कहीं यही चीज़ आके हमारे एक आम जन के ऊपर यही पड़ती कि दोबारा चुनाव हो, फिर से वो चीज़ें हों। अब 5 साल में से 4.5 साल वो रहने के बाद अगर कोई ये सवाल कर रहा है कि बीजेपी क्यों हटी, तो वो सवाल ये भी है कि भाई भाजपा ने अपना सीएम क्यों बदला। तो कहीं ना कहीं नीति में, बाकी सारी चीज़ों में गलती रही है। जेजेपी का जो कोर वर्कर है उसका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसको ऊपर से, दिल्ली से आदेश नहीं लेने, उसको जो काम करना है वो खुद कर रहा है और अपनी मर्जी से कर रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी विधायक खड़े हुए, सबका एक बैकग्राउंड उठाओ, सब करोड़पति हैं, सब ने, मैंने एक हार्ड अर्न मनी जो ग्लेशियर में बाकी जगह पोस्टर करके मेरी वो है, तो मुझे आज एक पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाना पड़ रहा। मेरे जो खुद संगठन के लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, वो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार में वो अपना साथ दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या रीज़न हो सकता है? एक सबसे बड़ी चीज़ और आम जनता का सवाल कि बारडा की जनता आपको क्यों वोट करे? बारडा की जनता इसलिए वोट करे कि अभी तक यही कहानी हो रही थी, ये हमसे भी गलती हुई होगी कि बाहर के कैंडिडेट क्यों, हमारा अपना क्यों नहीं। पहली चीज़, नैना चौटाला जी बाहर की कैंडिडेट थी, बाहर की कैंडिडेट थी, बट जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे ना मैं जेजेपी में था, ना मैं इसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ क्या उस टाइम पार्टी की रणनीति थी। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मेरा इस टाइम पे पार्टी में टिकट आने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि इस एरिया से होकर यहाँ के लोगों के लिए विजन के साथ कुछ काम करना। अगले 20-25 साल यहीं रह के वही चेहरा दिखे जिसको ढूंढ के पूछ के। तो मैं उस एज में हूँ, ना यंग कह सकते हो ना बूढ़ा कह सकते हो। तो अगले मेरे 18 साल 20 साल जितना साल मुझे पॉलिटिक्स अपना कैरियर दिख रहा है, या कैरियर से ज़्यादा मैं ये सोच सकता हूँ कि सेवा का जो मौका है उसमें मैं कोशिश करूँगा। बारडा की युवाओं का क्षेत्र है, क्रांतिकारी बहुत सारे रहे हैं यहाँ से, तो युवाओं को कैसे रिझाने की कोशिश करेंगे? युवाओं के लिए क्या कुछ आपकी सोच है और किस तरह से युवा आपकी तरफ एक तरह से समर्थित हो सकते हैं यहाँ पर? देखो, एक गाइडेड मिसाइल होती है, वो मिसाइल तब अच्छा काम करती है अगर वो गाइडेड हो, और अगर वो गाइडेड मिसाइल गाइड ना रहे, उसका लिंक टूट जाए और वो मिसाइल अपनी मर्जी से ही हरकत करे, तो वैसी स्थिति एक युवा की होती है। युवा में बहुत जोश होता है, बहुत जुनून होता है, बस बशर्ते उनको सही गाइडलाइन मिले। तो तरह से कनेक्ट बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी ये है कि हमने ग्राउंड रूट पे इसी चीज़ की बात की है। जीत हार चलती रहती हैं, पर हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि युवाओं के साथ एक ठोस एक नीति लेके आएँ कि उनकी एक काउंसलिंग टाइप का एक जो कॉन्सेप्ट हम बचपन से, उनके छोटे बच्चों से हम शुरू कर सकें, पेरेंट्स को हम कर सकें कि भाई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही, हमारे खेलों की तरफ जो झुकान है, बाकी सारी चीज़ों में है, तो हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। युवाओं को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण है उनको स्वावलंबी बना के, कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी उनकी स्कीम्स जो भी प्रोवाइड करती है, वो चाहे सेंटर में कोई भी रहेगा, जो भी स्टेट में कोई भी रहेगा, युवाओं को वो छोड़ नहीं सकते। और जब नहीं छोड़ सकते तो उनको सही से अगर आवंटित करेंगे और युवाओं को अगर वो मिलेगी, तो हो ही नहीं सकता कि युवा कहीं और जाए। चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं, लगातार अब जेजेपी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि हम बीजेपी के साथ गए, हमारे जाने का कारण था कि लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी मांग है, उनको पूरा करवाया जाए और ये हमारी गलती थी। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती कि हरियाणा में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी सरकार बनाने में असफल रहती है, तो जेजेपी का क्या रुख रहेगा, आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, इसमें अगर मैं जेजेपी की बात करूं तो ये तो हाईकमान जो भी जेजेपी के जो पदाधिकारी बड़े लेवल पे हैं वो सोच रहे होंगे, उनका मकसद होगा। अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मेरा सीधा इसमें एक ही चीज़ मानना है कि मुझे जो यहाँ का जन है उसकी भावनाओं की पूरी कदर है, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले इन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि अगर मेरे ग्राउंड वर्कर और अगर मेरी जनता जैसा जो डिसीजन लेना चाहती है, हम उसके साथ करें। क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार जब हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बीजेपी की खिलाफत करके 10 सीटें कमाई थी, और अचानक फिर वो बिना जनता की पैरवी के, और उनके सबसे बड़े जनसमर्थन घटने का कारण भी यही रहा था कि लोगों में जो नाराजगी थी वो इसलिए थी कि आपने बीजेपी की बगावत की और बीजेपी के साथ आप जुड़ गए। उस टाइम में स्थिरता लाने के लिए जो सही कदम था वो उन्होंने लिया, और जिस टाइम में जब उनको लगा कि गवर्नमेंट खुद संतुष्ट नहीं है, और एक चीज़ ये तो आप भी मानते हो, हर चीज़ को, एक नीति को पूरा ग्राउंड पे लाने के लिए टाइम चाहिए।
उनको उतना टाइम नहीं दिया गया। जब उनके हाथ बांध रखे हों, जब कोई चीज़ के लिए 100 रेस्ट्रिक्शन हो, कैसे वो अपना काम करेंगे? और जिस टाइम उनको ये ज्ञान हुआ या जिस टाइप से उनको लगा, उन्होंने अपना डिसीजन लिया। और मेरा यही मानना है कि आगे भी अगर किसी पार्टी को समुचित बहुमत मिल जाता है और वो अपना कार्यकाल पूरा करती है, सही बात। बट अगर नहीं मिलता है तो क्या उस सिचुएशन में कोई पार्टी उसके साथ नहीं जाएगी? क्या दोबारा चुनाव होंगे तो एक आम जन की जेब से ही निकलना, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज जो चीज़ सही है वो कल गलत लगेगी, और कल गलत थी वो आज सही लग रही होगी। तो इस पे ये मेरा मानना है कि एज ए पार्टी जो भी उनका डिसीजन होगा उसके साथ हैं। और बस फ़र्क इतना है कि हमारी तरफ से यही उसमें सुझाव यह रहेगा कि बिना जन जो भावना है उसको कभी आहत ना करें, और अपने डिसीजन से पहले कम से कम अपने वर्कर बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखें।